नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान से संबंधित कंप्लीट सिलेबस हम पहले ही यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। अब यह दूसरा प्रयास है संविधान के सभी 395 अनुच्छेदों को कैसे समझा जाए और याद किया जाए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रयास में हम देखेंगे कि अनुच्छेदों को याद करने का, समझने का एक सरल तरीका क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग को कुछ अनुच्छेदों के द्वारा समझाया गया है। तो अगर आप एक भाग से संबंधित अनुच्छेदों को याद करते हैं तो इस तरीके से 395 अनुच्छेद आपको 22 भागों के अनुरूप याद हो जाएंगे। तो यही इसका सबसे सरल तरीका है। मैं कोशिश करूंगा कि इन अनुच्छेदों को सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं। जैसे कि संविधान का भाग 1, इसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। ऊपर लिखा हुआ है इधर अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 को 4 अनुच्छेदों के माध्यम से समझाया गया है। तो इसमें से आप याद रख सकते हैं ऊपर के 3। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इंडिया दैट इज भारत। इसमें हमारे भारतीय संघ का नाम बताया गया है इंडिया और इसका हिंदी में अनुवाद है भारत। इंडिया में केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें शामिल होती हैं। ये अनुच्छेद 1 के बारे में आपको जानना है और यही एकमात्र अनुच्छेद है पूरे संविधान का जहां हमारे देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 2 में यह लिखा गया है कि संविधान में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा और उनकी स्थापना कैसे की जाएगी। हमारे देश में नए राज्य बनाए जाने का एक लंबा इतिहास रहा है। अंग्रेजी सरकार ने भी नए राज्य बनाए थे और आजादी के बाद से लगातार नए राज्य भारत में बनाए जा रहे हैं। तो इन नए राज्यों को बनाने के बाद संविधान में उनको कहां पर लिखा जाएगा, संविधान की पहली अनुसूची आती है, उसमें राज्यों को लिस्टिंग की जाती है, उनके नाम दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 2 उसी अनुसूची के बारे में मेंशन कर रहा है कि जब भी कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो उसका संविधान में प्रवेश और उसकी स्थापना, उसकी नंबरिंग, उसका सीक्वेंस ऑर्डर पहली अनुसूची में लिख करके उसको बताया जाएगा। अनुच्छेद 3 यह बताता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नाम में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, कि नए राज्य कैसे बनाए जाएंगे, उसकी पूरी एक प्रक्रिया बताई गई है कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से एक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और फिर लोकसभा और राज्यसभा अपने बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करती हैं। इसके द्वारा कोई भी नया राज्य भारत में बनाया जाता है या फिर किसी राज्य के नाम में बदलाव किया जाता है। जैसे उड़ीसा राज्य का नाम ओडिशा किया गया, तो इसका तरीका यही है। और किसी राज्य की सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 4 यह बताता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो भी संशोधन किए जाते हैं या उनको संशोधित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन उनकी वैधानिकता को माना जाएगा। क्योंकि पहली अनुसूची में राज्य बनने के बाद उसकी नंबरिंग आएगी, सीक्वेंस ऑर्डर आएगा, और चौथी अनुसूची में उस राज्य को राज्यसभा में सीट दी जाती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेंगी जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो देन ये भारतीय संविधान का भाग 1 है
और इस भाग 1 को याद करने के लिए आप इन 4 अनुच्छेदों को याद कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका एक भाग भी पूरा याद हो गया और 4 अनुच्छेद भी आपको समझ में आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम सभी अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देन फिर हमारा नेक्स्ट है, अब है संविधान का भाग 2 पार्ट 2। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अंग्रेजी माध्यम में हम इसको दूसरे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो संविधान का भाग 2, इसका नाम है नागरिकता। तो हम सभी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारी नागरिकता है भारतीय। तो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक लिखा गया है, यानी इन्हीं अनुच्छेदों के भीतर पूरा भाग 2 उसको लिखा गया है, उसकी व्याख्या की गई है। तो आप इन अनुच्छेदों को अब किस तरीके से याद रखेंगे? तो इसमें से कुछ अनुच्छेद आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ या संविधान का प्रारंभ हुआ। तो उस समय भारत में रहने वाले व्यक्तियों को किस आधार पर नागरिकता दी गई थी, इसके बारे में इस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो बहुत डिटेल में आगे है ये। आपको अगर बहुत डिटेल में संविधान पढ़ना है, समझना है, तो YouTube पर 140 के आसपास वीडियो बना करके हिंदी माध्यम में सरल भाषा में इसको समझाया गया है। IAS और RS एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए, या फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है IAS मेंस के लिए, GS के किसी भी पेपर में, तो YouTube पर एक बार हमारी परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं। और वहां पर आंसर राइटिंग के कई फॉर्मेट मैंने डिस्कस किए हैं, उसके आधार पर फिर आगे इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हैं। अनुच्छेद 6 में यह लिखा गया है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले पाकिस्तान से कितने लोग भारत में आए और उन लोगों को किस प्रकार से भारत की नागरिकता संविधान के अधीन दी गई। अनुच्छेद 7 यह बताता है कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी एक तारीख निश्चित की गई कि भारत से जो भी व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहता है वह पाकिस्तान जा सकता है और उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में यह लिखा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो जिस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था और 26 जनवरी 1950 को जब इसको लागू करने का समय आया, तो उस समय हजारों भारतीय विदेशों में रह रहे थे, कनाडा में, अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में, जापान में। तो इन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाए या ना माना जाए, इसके लिए अनुच्छेद 8 में नियम लिखे गए हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो उन्हें भारत के दूतावास में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में यह लिखा गया है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति या नागरिक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जैसे भारत का नागरिक है और वो अमेरिका की नागरिकता ले लेता है या कनाडा की या इटली की, तो देन फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, अपने आप उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारा संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात एक बार में कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है। भारत के नागरिक के साथ साथ आप विदेशी नागरिकता धारण नहीं कर सकते, जबकि अमेरिका, कनाडा और दुनिया के कई देशों के संविधान में ऐसे नियम हैं कि वहां पर आप अमेरिका की नागरिकता, कनाडा की नागरिकता के साथ साथ एक से ज्यादा देशों की नागरिकता भी साथ साथ रख सकते हैं, लेकिन भारत का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात जिन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी गई है, तो भारत सरकार ऐसे नियम बनाती है कि उन नियमों के अधीन आपकी नागरिकता लंबे समय तक बनी रह सकती है यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं।
अनुच्छेद 11 में यह लिखा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता संबंधी अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन की जाना। भारत में जिन भी व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है उन पर नागरिकता कानून 1955 की सभी शर्तें लागू होती हैं। अर्थात इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है और उसकी नागरिकता को छीना भी जा सकता है। यानी केंद्र सरकार और संसद के द्वारा बनाए हुए नियमों के अधीन ही हमारी नागरिकता को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके से आप भाग 2 के इन अनुच्छेदों को याद रख सकते हैं। तो संविधान का भाग 2 आपका पूरा हुआ, सभी अनुच्छेद पूरे हो गए। इसी प्रकार हम आगे आते हैं संविधान के भाग 3 पर। संविधान के भाग 3 का नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में आती है परिभाषा। परिभाषा किसकी? राज्य की। यानी राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, राज्य का मीनिंग क्या है, यह संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, केवल यहां पर लिखा गया है राज्य, स्टेट। लेकिन राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज, कई प्रकार की एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, इन सबको राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और संसदीय प्रणाली के नियमों में इसकी व्याख्या की गई है, संविधान बनाने वालों ने इसकी व्याख्या नहीं की थी। अनुच्छेद 13 में यह लिखा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात इसका अर्थ यह है कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसी कोई विधि या कानून बनाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, मूल अधिकारों को कम करती है या मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो ऐसी विधियों को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करता है, खारिज कर देता है, उनको अविधि मान्य घोषित कर देता है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी कानून बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे फिर मूल अधिकारों की कैटेगरीज आएंगी। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक परिभाषित किया गया है। अब अनुच्छेद 14 में किस प्रकार की समानता दी गई है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, अर्थात हम सभी भारत के नागरिक बिना जाति, धर्म, लिंग, वंश, परंपरा के भेदभाव के विधि यानी कानून के सामने और भारत के सभी न्यायालयों में हम सभी समान तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। न्यायालय और कानून हम नागरिकों के बीच में जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात कानून की नजर में हम सभी समान हैं और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान यानी इन 5 आधारों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कुएं हुए या फिर पार्क हुआ, स्कूल हुआ या बस स्टॉप हुआ, कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस है, वहां हम किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आने से रोक नहीं सकते। और यदि ऐसा किया तो इसे मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इसमें की जाती है। इसी अनुच्छेद के तहत बाद में भारत की संसद ने कुछ बदलाव किए हैं और इसमें यह लिखा है कि SC, ST और OBC के छात्र छात्राओं को शिक्षा में आरक्षण कैसे दिया जाता है। तो शिक्षा में आरक्षण जो पूरे देश में लागू है वह इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। इसी प्रकार सरकार ने एक और बदलाव किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो महिला अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना इसी अनुच्छेद के अधीन की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में यह लिखा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका अर्थ यह है लोक नियोजन यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC को आरक्षण दे करके उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, जिससे भारत में सभी वर्गों के मध्य समानता स्थापित हो सके। तो ऐसे वर्गों को अवसर की समानता दी गई है सरकारी नौकरियों में। तो ध्यान रखना है पूरे देश में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिला हुआ है SC, ST, OBC को, वह अनुच्छेद 16 के द्वारा दिया जा रहा है।
अनुच्छेद 17 में यह लिखा गया है कि अस्पृश्यता का समापन अर्थात छुआछूत जैसे व्यवहार का अब अंत किया जाता है। इसके लिए 1976 में अस्पृश्यता विरोधी कानून, जिसे अब सिविल अधिकार संरक्षण कानून कहा जाता है, लागू है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि का अर्थ है ऐसी कोई सुविधा या विशेषाधिकार जो नागरिकों के बीच में भेदभाव करता है, एक व्यक्ति को बड़ा दिखाता है, दूसरे को छोटा दिखाता है, दूसरे के अधिकारों को कम करता है। तो अंग्रेजी सरकार भारतीयों को ऐसी उपाधियां देती थी जैसे राय बहादुर, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि। अब इन उपाधियों को लेने वाले लोग समाज में अलग पहचान रखते थे और बाकी लोगों को कम अधिकार इनकी तुलना में दिए जाते थे। देन अब भारत में इनका अंत कर दिया गया है, ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को, उनको उपाधि नहीं माना जाता। जैसे भारत रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है, ये उपाधियां नहीं है। तो ये सभी पुरस्कार इसी अनुच्छेद के अधीन दिए जाते हैं। तो ये समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा मूल अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। ये अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में यह लिखा गया है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, इसी में आता है समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता, पूरे देश में घूमने का अधिकार, आवागमन का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी घर बना करके रहने का अधिकार, अपनी पसंद से नौकरी करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, संघ संगठन बनाने का अधिकार, सभा सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार, राष्ट्रीय पार्टियां या किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार इसी के अंतर्गत दिया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत हमको दी जाती हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात यह अनुच्छेद यह बताता है कि यदि भारत के नागरिक ने कोई अपराध किया है और उसके बाद अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के बावजूद उस व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है, यानी उस व्यक्ति के अपराध को सिद्ध करने की जिम्मेदारी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की है, यानी उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि एक व्यक्ति ने एक से अधिक राज्यों में या स्थानों पर एक जैसा अपराध किया है तो उसे उन सभी अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी, एक ही स्थान पर सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 3 लोगों की हत्या की है अलग अलग राज्यों में, तो उसको 3 राज्यों में मृत्युदंड फांसी नहीं दी जा सकता, किसी एक राज्य में उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, इस जीवन के अधिकार को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है और इसी अनुच्छेद की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में की है। इसके अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी आता है, नेता का अधिकार, इसी के अंतर्गत आता है आपका विवाह करने का अधिकार, शादी करने का या ना करने का अधिकार। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार, मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। तो आप पढ़ते होंगे आजकल मृत्यु का अधिकार यानी यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु का अधिकार, अर्थात ऐसे गंभीर व्यक्ति जो बीमार हैं, जिनका इलाज हो रहा है हॉस्पिटलों में लंबे समय से किंतु ठीक नहीं हो पा रहे हैं, देन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर डॉक्टर्स की टीम ये लिख करके देती है कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता, तब उसको सक्रिय इच्छा मृत्यु के स्थान पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। अर्थात अगर उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है तो वेंटिलेटर और जितनी भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है हम उसको हटा सकते हैं। इसी में बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा का अधिकार, भारत में एक कानून बनाया गया है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो अब उसको अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया है और 2010 में RTE एक्ट लागू करके अब भारत में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसका अर्थ यह है कि कुछ व्यक्तियों को
बिना अपराध किए संदेह के आधार पर, संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे कहते हैं निवारक निरोध करना, अर्थात उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है। तो इस कानून के तहत कई प्रकार के प्रावधान सरकार ने किए और कई कानून बनाए, जैसे कि पोटा कानून 2002 में बनाया, इससे पहले टाडा कानून बनाया 1985 में। संजय दत्त को इसी टाडा कानून के तहत सजा हुई थी, जब उनके घर से एक ऐसा हथियार मिला था, AK-47 राइफल मिली थी, जो आम आदमी उसको नहीं रख सकता था। इस प्रकार के कानून इसके तहत बनाए गए, जिससे देश को गंभीर अपराध करने वाली गतिविधियों से बचाया जा सके। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार इस तरीके से दिया गया है। अगला मूल अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 यह बताता है मानव के दुर्व्यापार और बड़ा श्रम का प्रतिषेध किया जाता है, अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी और महिलाओं बच्चों के साथ वेश्यावृत्ति जैसा व्यवहार नहीं कराया जा सकता। ये किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के खिलाफ जाता है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक स्थानों पर, मिल में, कारखाने में काम पर, नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता, किंतु कुछ ऐसे कार्यों में उनको लगाने की छूट है जहां उनको शारीरिक मानसिक रूप से किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता हो। अगला मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि भारत के सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों को अपनी अंतःकरण, अपनी आत्मा से मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं और पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इसी अनुच्छेद में अपने धर्म को बदलने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना सकता है, मुस्लिम धर्म छोड़ करके कोई व्यक्ति हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई बन सकता है। तो ये अधिकार इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दिया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बना सकते हैं। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के आरोपण के बारे में स्वतंत्रता है, अर्थात कोई भी धर्म अपने नागरिकों से, व्यक्तियों से अनिवार्य टैक्सेशन या उन पर कर नहीं लगा सकता और उस कर के माध्यम से अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर सकता, इसका निषेध किया गया है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, यानी कुछ धार्मिक संस्थाएं जो विभिन्न धर्म चला रहे हैं, अगर उनमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार का थोड़ा बहुत भी सहयोग मिलता है, सरकार उनको फंडिंग करती है, वित्तीय सहायता देती है, तो वहां पर आप किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला मूल अधिकार आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है? भारत में जिनकी जनसंख्या 50% से कम है उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक, और 50% से ज्यादा जनसंख्या वालों को कहते हैं बहुसंख्यक। तो इस आधार पर केवल हिंदू ही भारत में बहुसंख्यक हैं और हिंदुओं के अलावा सभी धर्म अल्पसंख्यक हैं। तो उन सभी धर्मों को संविधान में इस प्रकार का प्रोटेक्शन दिया गया है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का, प्रशासन करने का अधिकार है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट सोल्जर एकेडमी, सेंट जेवियर एकेडमी। तो ये सभी धर्म अपने अपने अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। अगला मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने इसको हटा दिया है। पहले ये मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के च और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, तो अब इसको मूल अधिकार से हटा करके एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको रखा गया है। अनुच्छेद 31 का 31 गा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाने के बाद ये जोड़े गए। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 31 का और खा को। तो इसमें यही लिखा गया है
कि अगर केंद्र और राज्य की सरकारें हाईवे बनाने के लिए, रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए किसी की संपत्ति को छीनती है तो उसके लिए सरकार कानून बनाएगी और वे सभी कानून वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए। मेंस वाले वीडियो में बहुत डिटेल में इनको मैंने समझाया, तो वहां से आप इनको कवर करेंगे। अगला मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में दिया गया है, केवल एक अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी मूल अधिकार भारत का संविधान भारत के नागरिकों को देता है, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनकी एजेंसी या पुलिस या फिर कोई निजी व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनको छीनता है, तो देन हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अधीन। और सुप्रीम कोर्ट फिर हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसके महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान के पिता या जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के इस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो ध्यान रखेंगे, अंबेडकर साहब इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 33 में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत की सेना में, पुलिस में, सुरक्षा बलों, इंटेलिजेंस एजेंसी, सीबीआई, रॉ में काम करते हैं, देन उनके मूल अधिकार सरकार कम कर देती है, सीमित होते हैं। यानी सरकार उन पर कुछ सीमा लगाती है जिससे वो बाकी नागरिकों की तरह से अधिकारों को एंजॉय नहीं कर सकते। अनुच्छेद 34 से बताता है कि अगर भारत के किसी राज्य में, भाग में मार्शल लॉ, सेना का कानून लागू है, तो उस समय सेना जो भी निर्णय लेती है और उनसे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो देन वो उल्लंघन जायज माना जाएगा। सेना के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई बाद में नहीं हो सकती। अनुच्छेद 35 बताता है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जितने भी कानून संसद ने बनाए वे सभी हमेशा बने रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का भाग 3 था, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान और एक सहज तरीका है अनुच्छेदों को याद करने का। ठीक है ना। अब हम आते हैं संविधान के अगले भाग पर। संविधान का भाग 4, इसका नाम है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद आते हैं आप उनको कैसे याद रखेंगे। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। ठीक है, 36 से 51 तक भाग 4 है। 36 में राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में बताया गया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया, बाद में इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि केंद्र राज्य की सरकारें जब भी कोई कानून बनाएंगी तो कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखना होगा, इनके अनुसार ही कानून बनाने। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि केंद्र राज्य की सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी चाहिए भारत में जिससे सभी वर्गों को न्याय प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 39 में राज्य के लिए कुछ आवश्यक निर्देशक तत्व माने गए हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को आजीविका के समान अवसर राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रदान करेंगी। इसी में एक पॉइंट और आता है कि महिला और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 का बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 40 में केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए निर्देश है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए। तो ग्राम पंचायतें पूरे देश में लागू हो चुकी हैं। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, अर्थात जो लोग बेरोजगार हैं सरकार उनको काम प्रदान करेगी, काम का अधिकार देगी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको शिक्षा प्रदान करेगी, और जो लोग गरीब हैं और इलाज नहीं करा सकते अपना, तो सरकार उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी और उनका निःशुल्क इलाज की सुविधा उनको प्रदान करेगी। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है। यानी जिस भी कार्य स्थल पर हम काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, तो वहां पर कार्य करने का माहौल अच्छा होना चाहिए जिससे व्यक्ति बीमार ना पड़े और उसकी क्षमताएं कमजोर ना हो। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का, अर्थात जो व्यक्ति कारखानों में काम करते हैं सरकार उनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी आवश्यक रूप से प्रदान करेगी। और 43 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। इसमें लिखा गया है
कि उद्योगों में काम करने वाले जितने भी कर्मकार हैं या श्रमिक हैं, लेबर क्लास हैं, उनको उद्योगों में एक समय के बाद शेयर होल्डर बनाया जाएगा, प्रबंधन में उनको शामिल किया जाएगा। 43 ख सहकारी समितियों के गठन के बारे में लिखा गया है और इसमें लिखा गया है कि राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा। ये बाद में जोड़ा गया है 97वें संशोधन 2011 के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। समान नागरिक संहिता बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे हम कहीं। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शैशवावस्था की देखभाल एवं 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी पहले मूल संविधान में यह था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। तो अभी ये शिक्षा का अधिकार कानून सरकार ने लागू कर दिया है, तो अब इसको काट करके लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करना और उनको शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है, जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 40 SC ST और OBC के लिए शिक्षा और आर्थिक प्रावधानों की व्यवस्था का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 47 अपने नागरिकों के लिए न्यूट्रिशन लेवल, पोषण आहार का स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, पब्लिक हेल्थ में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य निर्धारित करता है। इसलिए राज्य सरकारें बहुत सारे प्रोग्राम चलाती हैं, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, लगातार न्यूट्रिशन लेवल के लिए सरकार की स्कीमें काम कर रही हैं। अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को निर्देश देता है कि सरकारों को कृषि अर्थव्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए नीतियां बनानी चाहिए। 48 का बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसमें लिखा गया है कि सरकारों का दायित्व है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा की जानी चाहिए और लगातार इस दिशा में कई प्रकार के कानून बना दिए गए हैं। अनुच्छेद 49 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए और ऐसा किया जा रहा है। लाल किला हो, जंतर मंतर हो, ताजमहल हो, इन सभी राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जा चुके हैं। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका भारत में अब अलग अलग कर दी गई हैं। न्यायपालिका के आंतरिक मामलों में कार्यपालिका के दखल को अब रोक दिया गया है, जो आजादी से पहले अंग्रेजी सरकार के समय में दिखाई देता था। अनुच्छेद 51 भारत सरकार को निर्देश देता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और इसी के आधार पर भारत की विदेश नीति का विकास होता है। तो ध्यान रखना है, भारत की विदेश नीति का जन्म इसी अनुच्छेद से होता है और संविधान में कहीं विदेश नीति के बारे में नहीं लिखा गया है। ये भाग 4 है। इस तरीके से भाग 4 को याद कर लो। 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद हम अगला आते हैं भाग 4 का, यानी भारतीय संविधान में ये था नहीं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने भाग 4 का जोड़ा है और इसका नाम है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे, अंबेडकर साहब ने नहीं लिखे थे। बाद में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इन मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 का लिख करके मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बात ध्यान रखनी है। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी और समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में लिखा गया 1976 से, और बाद में शिक्षा का मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो अब 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला भाग आता है भाग 5, ये सबसे बड़ा है। इस भाग 5 में कितने अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, यानी आप देखिए लगभग 100 अनुच्छेद भाग 5 में आते हैं। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग यही है। तो इसमें राष्ट्रपति पढ़ेंगे, हम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, महान्यायवादी आएंगे और नियंत्रक मालिका परीक्षक। ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल आपको समझा दूं, और कुछ को अगर हम छोड़ते हैं तो देन फिर आप उनको मेरे दूसरे वाले वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। जैसे पहले भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के लिए लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, आप जानते हैं भारत में। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति ही हैं। अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, यानी राष्ट्रपति वंशानुगत पद नहीं है, उसका निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसे होगा इसमें बताया गया है कि भाई निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, यानी राष्ट्रपति को कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो देश की जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं देती है, राष्ट्रपति को वोट देते हैं लोकसभा के चुने हुए सांसद,
राज्यसभा के चुने हुए सांसद, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुने हुए विधायक। अर्थात मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को वोट नहीं देता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और देश की जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं देता है। तो ये बहुत डिटेल में, तो आप मेरे डिटेल वाले वीडियो में पूरा संविधान समझाया, वहां से इनमें हेल्प लेंगे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का पद बनाया जाता है, 5 वर्ष तक वो कार्य करेंगे, लेकिन 5 वर्ष से पहले उनको हटाया जा सकता है। वे अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 57, इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान का नागरिक है तो नहीं चलेगा भारत में। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 साल होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई हैं कि कौन कौन सी शर्तें जिसके तहत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिनको भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से कैसे बर्खास्त करेंगे, महाभियोग के द्वारा। महाभियोग का अर्थ है बड़ा अभियोग, यानी बड़ा मुकदमा। तो राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए बड़ा मुकदमा किया जाता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, अपने बहुमत से एक प्रस्ताव पास करते हैं, उसे कहते हैं महाभियोग, और जब ये पास हो जाता है संसद से तो राष्ट्रपति हट जाते हैं। अनुच्छेद 62 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद अचानक से अगर खाली हो जाता है तो देन उसको कैसे भरा जाएगा। अनुच्छेद 63 से फिर भारत का उपराष्ट्रपति शुरू होता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति ही हमेशा राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, अर्थात राज्यसभा जब कार्य करती है तो उपराष्ट्रपति उसके चेयरमैन बनते हैं, और जब राज्यसभा छुट्टी पर होती है तो देन वो चेयरमैन नहीं होते हैं, तब वो सिंपली उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए पदेन है, यानी ये परमानेंट पद नहीं है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में अगर कोई रिक्ति आती है, राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली होता है, तो उसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कैसे करेंगे। 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित है या मनोनीत है, राज्यसभा के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित है या मनोनीत है, उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य वोट नहीं देते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में 5 साल का होता है। 5 साल से पहले वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं अपनी तरफ से, या फिर उनको हटा सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य अपने बहुमत के द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा उनको कभी भी हटा सकते हैं। फिर बताया गया कि उपराष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए तो देन उसको कैसे भरा जाएगा, अनुच्छेद 68 में दिया गया है। अनुच्छेद 69 में बताया गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। 70 में लिखा गया है कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी और कौन सी स्थितियां जिनमें उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में काम करना होता है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। अगर निर्वाचन में कोई प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार का कोई मामला या आरोप लगता है, तो देन भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद का समाधान करता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जिसको मृत्युदंड मिला है उसके मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, या फिर अगर क्षमा नहीं करना चाहें तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसका निलंबन पर या लघुकरण। ठीक है। संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार कैसे होगा, ये अनुच्छेद 73 में बताया गया है। इसके बाद आता है फिर मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के अलावा उस मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 75 में लिखा गया मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी अनुच्छेद 75 में सबसे पहला आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। और इसी में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री या मंत्री बना रह सकता है, केवल 6 महीने के लिए। इसी अनुच्छेद में लिखा गया है मंत्रिपरिषद का आकार अनुसार अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। लोकसभा की कुल संख्या का 15% तक बनाए जा सकते हैं और यह नियम लगा है 2003 से 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 76 वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के लिए एक ही अनुच्छेद आता है 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं केंद्र सरकार की सिफारिश पर। सामान्यतः 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। संसद का सदस्य हुए बिना संसद में बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन संसद में किसी विषय पर वोट नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर उसकी हैसियत होती है। 77-78 में सरकारी कार्य का संचालन है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे किया जाएगा, राष्ट्रपति इसके लिए नियम बनाते हैं। अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसकी सरकार ने जो भी डिसीजन लिए उनकी जानकारी जाकर के राष्ट्रपति को दें। फिर इसके बाद भारत की संसद शुरू होती है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में कहा गया है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखना है 2 सदन है लेकिन 3 अंग है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना बताई गई है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्य की विधानसभा के विधायक उन सदस्यों को चुनते हैं, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा उनको नहीं चुना जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कभी भी विघटन नहीं होता है, हालांकि उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा के सदस्य 1/3 हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। इतनी बातें राज्यसभा के बारे में आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में बताता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सांसद हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं ऐसा नहीं लिखा गया है। लोकसभा के सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट वोट दे सकता है, उसके वोट से व्यक्ति लोकसभा का एमपी बनता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल के लिए होता है, लेकिन आपातकाल में कार्यकाल इसका बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा का हर 5 साल के समय राष्ट्रपति द्वारा विघटन होता है, लोकसभा पूरी तरह से खाली हो जाती है। 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना होती है। जनगणना के पश्चात लोकसभा की सीटों का समायोजन किया जाता है। अनुच्छेद 83 में आता है संसद के दोनों सदनों की अवधि, लोकसभा 5 साल के लिए, राज्यसभा स्थायी सदन है, हालांकि 6 वर्ष कार्यकाल रखा गया है सामान्यतः। संसद सदस्य की योग्यताएं क्या होंगी, अनुच्छेद 84 में लिखा गया है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 साल, भारत का नागरिक, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक, उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 30 साल, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद का सत्रावसान विघटन कैसे होगा, अनुच्छेद 85 बताता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन और बजट सत्र। फिर सत्र को समाप्त करते हैं, उसे कहते हैं सत्रावसान। और लोकसभा का विघटन करते हैं राष्ट्रपति, ये बात ध्यान रखनी है, राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। अनुच्छेद 86 बताता है कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों में अभिभाषण करने का, संदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 87 बताता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और मान्यवादी के अधिकारों की चर्चा करता है। राइट, इसी को जब हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो आप इसको वहीं पर कॉपी कर लेंगे। राज्य के बारे में सीधे तौर पर लागू है। संसद के अधिकारी, राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति कहलाता है और एक वाइस चेयरमैन होता है। ठीक है, सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा का ही एक सांसद होता है। तो सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है, उपसभापति का कार्यकाल 6 साल का होता है। उपसभापति का पद अगर रिक्त होगा, पद त्याग कैसे हटाया जाएगा, सभापति को कैसे हटाया जाएगा, ये सारी बातें बताई गई हैं। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने में उपसभापति की शक्ति क्या रहेगी। जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प लाया हुआ है राज्यसभा में, तो उस समय दोनों में से कोई भी पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, चेयर पर नहीं बैठेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त कैसे हो सकता है, यानी लोकसभा को तो हटा सकती है,
अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है, उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष दे सकता है अध्यक्ष को, या उनको पद से हटाया भी जा सकता है। और अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्ति क्या रहेगी, यानी अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर काम कैसे करेगा, इसमें तरीका बताया गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अगर कोई संकल्प आया है लोकसभा में तो उस समय दोनों में से कोई पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, कोई और लोकसभा का सांसद उसमें चेयर पर बैठेगा। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते यानी ये संसद डिसाइड करती है। संसद का सचिवालय होता है, सचिवालय का अध्यक्ष यानी लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है, इसका अध्यक्ष होता है राज्यसभा का सभापति, जबकि जो महासचिव होता है वो उसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये सभी राज्य विधानमंडल में आएंगे सेम, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज, तो वहां इनको डिस्कस नहीं करूंगा मैं, इस तरीके से आप समझ लेंगे। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना, यानी लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति। सदनों में मतदान कैसे होगा, इसका नियम लिखा गया है। अगर मान लीजिए किसी सदन में कोई सीट खाली है, एक या एक से ज्यादा है, बहुत सारी सीटें, तो तब क्या सदन कार्य कर सकता है, हाँ कर सकता है। फिर बताया गया है कि सदन में कार्य करने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। लोकसभा में कार्य करने के लिए कितनी सदस्य न्यूनतम आनी चाहिए रोजाना, यानी लोकसभा की कुल संख्या का 10%, ऐसी राज्यसभा की कुल संख्या का 10%, ये न्यूनतम गणपूर्ति रखी गई है। इसके बाद आता है सदस्यों की अयोग्यताएं। अनुच्छेद 101 यानी स्थानों का रिक्त होना, सदस्यों के स्थान कैसे रिक्त हो सकते हैं, यानी सांसदों का स्थान कैसे रिक्त हो सकता है लोकसभा राज्यसभा में, तरीके बताए गए। 102 अनुच्छेद में बताया गया अयोग्यता यानी किस आधार पर उनको अयोग्य माना जाएगा। 103 में बताया गया है कि अगर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है तो उन अयोग्य ठहराने वाले मामलों पर कौन विचार करेगा, लोकसभा के मामले में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। ये सभी पॉइंट हैं। संसद उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अनुच्छेद 105 में बताया गया है कि संसद के अर्थात लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को कितने विशेषाधिकार मिले हुए, यानी उनकी अचानक से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उन्हें संसद में बोलने का अधिकार है, उन्होंने संसद में जो कुछ बोला है उसके आधार पर न्यायालय में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। ये सभी पॉइंट्स राज्य विधानसभा के मामले में हम पढ़ेंगे तो वहां इनको डिटेल में नहीं समझेंगे, ठीक है। इन्हीं चीज सेम लाइन आएंगी, बस ऐसी समझना है जैसे यहाँ बताया जा रहा है। विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 107 में विधेयक कैसे प्रारंभ होते हैं लोकसभा राज्यसभा में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा राज्यसभा की अलग अलग बैठक होती है, लेकिन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। अभी तक भारत में 3 बार ऐसा हुआ है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया बताई गई है कि धन विधेयक कैसे पास होगा। सबसे पहले लोकसभा में आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, लोकसभा का स्पीकर इसको प्रमाणित करता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति किस प्रकार देते हैं या फिर नहीं देते हैं। अनुच्छेद 111 में ही राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख किया जाता है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है, इसी को कहते हैं बजट, ठीक है। तो बजट शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं आता है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। फिर अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक की बात कहता है। विनियोग विधेयक का अर्थ है बजट पास होने के पश्चात संसद को संचित निजी धन निकालने की शक्ति देता है विधेयक। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान अधिक अनुदान की बात की गई है, यानी सरकार को कार्य करने के लिए बजट के अलावा और पैसा चाहिए तो वो कैसे दिया जाएगा, क्योंकि बजट में इसका उल्लेख नहीं था। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, इसका लेखानुदान का अर्थ होता है कि यह बजट में काफी सारे प्रावधानों पर बहस हो रही है लोकसभा राज्यसभा में, तो उस बहस में लंबा समय लग जाता है, 30-35 दिन। जब तक बजट पास नहीं होगा, विनियोग विधेयक पास नहीं आएगा, संसद को देश का खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा संचित निधि से। तो उस अवधि में लगभग 2 महीने का अग्रिम सरकार को दिया जाता है, इसे कहते हैं लेखानुदान। वित्त विधेयकों के बारे में प्रक्रिया, यानी धन विधेयक तो अनुच्छेद 110 में आता है और वित्त विधेयक आते हैं अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम बनाए गए।
अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का नियमन कैसे किया जाता है, ये लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी बनाते हैं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में सांसद कौन सी भाषा में बात करेंगे, तो देन ये लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करते हैं। संसद में चर्चा पर निर्बंधन, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती संसद में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, अनुच्छेद 122, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 इंपॉर्टेंट है, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 124 आता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं और राष्ट्रपति ही बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 126 बताता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे होगी, यानी अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उसका पद एब्सेंट है, तो उसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों में से एक जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जज कैसे बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को एडॉक जज के रूप में कुछ समय के लिए अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है अगर काम का वर्डन ज्यादा है, अनुच्छेद 128 ऐसा कहता है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मीनिंग यह है कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिए हैं उन डिसीजंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे भविष्य के केस में उनका रेफरेंस दिया जा सके। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अलावा किसी और शहर में भी बना सकता है, वहां सुप्रीम कोर्ट के जज सुनवाई कर सकते हैं। आरंभिक अधिकारता अनुच्छेद 131 में केंद्र राज्य के मामलों में विवाद और मूल अधिकारों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता, आरंभिक अधिकारता इसके अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 132 में कहता है ये कि उच्च न्यायालयों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 133 में कि ये जो अपील है सिविल मामलों में कैसे होगी। अनुच्छेद 134 बताता है कि आपराधिक दंडिक मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में कैसे की जाती है। अनुच्छेद 134 बता रहा है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र यानी एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है अपील के लिए। हाई कोर्ट इसको जारी करते हैं और हाई कोर्ट जारी करके लिखते हैं कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, उसके लेवल का है। फिर अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, यानी कुछ मामलों में अपील करनी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना किया था, तो एसएलपी यानी विशेष इजाजत से अपील उसमें हो सकती है। अनुच्छेद 137 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर पहले कोई निर्णय दिया है और बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के निर्णय को बदलता है तो इसको सही माना जाएगा। जैसे आप पढ़ते हो ना कि भाई कि गोलकनाथ केस में 1967 में, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, बाद में 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदल दिया, तो ये रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की बात की गई, संसद बढ़ा सकती है इसको। अनुच्छेद 139 रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी जो रिट निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है अनुच्छेद 32 में, कुछ और मामलों में अगर रिट निकालने की आवश्यकता हो तो धन संसद उसको दे सकती है। कुछ मामलों का अंतरण कैसे किया जाएगा, अनुच्छेद 139 का, हाई कोर्ट से कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएंगे ये लिखा गया है। उच्चतम न्यायालय की अदर पावर्स के बारे में है। अनुच्छेद 141 कह रहा है कि भाई उच्चतम न्यायालय की जो विधि है, जो नियम बने हुए हैं वो भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, सब न्यायालयों को मानने पड़ेंगे। उच्चतम न्यायालय की डिक्री, आदेश, प्रकटीकरण के बारे में लिखा गया है। उच्चतम न्यायालय कौन से मामलों में डिक्री दे सकता है, वो कैसे लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन आएंगे। अनुच्छेद 145 बताता है कि न्यायालय के नियम आदि सुप्रीम कोर्ट बनाएगा अपने नियम, राष्ट्रपति से इसकी परमिशन लेगा। अनुच्छेद 140 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारी अधिकारियों की सैलरी, वेतन, भत्ते, सुविधाएं कैसे दिए जाएंगे, इसकी व्यवस्था भारतीय संसद निधि से की जाती है। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं।
भारत का नियंत्रक है मालिका परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 से 151 तक आता है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक मालिका परीक्षक के बारे में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। वह भारत में ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 149 में उसकी शक्तियों कर्तव्यों को उल्लेख है। अनुच्छेद 150 में बताया गया है कि वह केंद्र राज्य सरकार की ऑडिट करने के लिए उनके लेखाओं का फॉर्मेट बनाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि कैग हर साल अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है केंद्र सरकार के मामले में, और राज्यों के मामले में राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाती है। भाग 6 आता है। भाग 6 का नाम है राज्य। भाग 6 शुरू होता है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है। संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा, भाग 6 दूसरे नंबर पर आता है। अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है कुछ शब्दों की। फिर आते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा लिखा गया है, लेकिन एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है, ऐसा 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। और पंजाब का राज्यपाल हमेशा चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, ये बात इसमें लिखी गई है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नीति होगी, अनुच्छेद 154 कहता है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति कभी भी बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक, न्यूनतम उम्र 35 साल, अधिकतम उम्र कितनी भी हो सकती है। राज्यपाल पद के साथ कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं कि राज्यपाल कोई व्यक्ति जो बन चुका है या बनने वाला है, कौन कौन से कार्य उसको नहीं करने। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल को शपथ दिलाता है उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 160 में बताया गया है कि अगर राज्यपाल का पद एब्सेंट है तो उस स्थिति में उसके कार्यों को किसके द्वारा पूरा किया जाएगा, यानी कुछ दूसरे देश का दूसरे राज्य का राज्यपाल उस कार्यों को करता है। अनुच्छेद 161 में बताया गया है कि राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, यानी राष्ट्रपति तो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, उसको कम कर सकता है। सेना न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन सेना के न्यायालय के किसी भी आदेश के खिलाफ राज्यपाल को कोई अधिकार शक्ति नहीं मिली है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार कैसे होगा, इस मामले में संसद कानून बनाती है। मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 में लिखा गया है राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, उसके अलावा उसमें अन्य मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 164 बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, यहाँ पर उनको हटाते हैं। इसी में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा विधान परिषद का सदस्य हुए बिना 6 महीने तक मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है। मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 165 में लिखा गया राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जिस तरीके से भारत सरकार के लिए मान्यवादी होता है अनुच्छेद 76 में, वैसे राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। राज्यपाल द्वारा 5 साल के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है। हाईकोर्ट के जज के बराबर उसकी हैसियत होती है। फिर सरकारी कार्य का संचालन है। राज्य सरकार का काम कैसे किया जाएगा, राज्यपाल इसके लिए नियम बनाएगा। फिर राज्यपाल को सलाह जानकारी देने के मुख्यमंत्री की ड्यूटी बताएगी। मुख्यमंत्री उसकी सरकार ने जो भी काम किए समय समय पर उनकी सूचना राज्यपाल को दी जाती है। इसके बाद राज्य का विधानमंडल आ जाता है। अनुच्छेद 167 में राज्य का विधानमंडल, इसमें लिखा हुआ है कि राज्यों के विधानमंडल 1 सदन वाले या 2 सदन वाले हो सकते हैं। जैसे कुछ राज्यों में केवल 1 सदन है, राजस्थान में विधानसभा, कुछ राज्यों में 2 सदन है, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य विधानमंडल के 2 सदन हो सकते हैं और 3 अंग होते हैं, यानी राज्यपाल उसका अंग होता है। अनुच्छेद 169 में लिखा गया है कि राज्यों में विधान परिषद कैसे बनाई जाएगी या कैसे उसको समाप्त किया जाएगा। तो इसमें नियम है कि उस राज्य की विधानसभा के विधायक अगर एक प्रस्ताव के द्वारा केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए बना सकते हैं या फिर समाप्त कर सकते हैं, सेम तरीका है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में लिखा गया है कि विधानसभा में न्यूनतम 60 विधायक होंगे, अधिकतम 500 हो सकते हैं, कार्यकाल 5 साल का होगा, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनको चुना जाएगा। विधान परिषद की संरचना के बारे में लिखा गया है, विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम कितने होंगे? विधानसभा की कुल संख्या का 1/3। विधान परिषद स्थायी सदन होगा राज्यसभा की तरह से, 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन इसका विघटन नहीं हो सकता, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। राज्यपाल हर 5 साल पर उसका विघटन करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। तो ये तरीके से बताए गए। राज्यों के विधानमंडल की अवधि अभी बता दिया, 5 वर्ष और स्थायी सदन।
अब यहां से आगे जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, जो मैंने संसद के मामले में डिस्कस किया है वो पूरा डिटेल है, वैसा ही है, लाइन टू लाइन, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो आप वहां से इसको सुन लेंगे, कोई भी अंतर इसमें नहीं है, जो लाइन वहां पर है वही लाइन यहां पर आती है, कुछ भी अलग नहीं जाएगा, सेम चीज है। जहां अलग जाएगा मैं वहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो केंद्र के मामले में पढ़े हैं आपने वो चीजें सब राज्य के बारे में लागू होती हैं, बस केंद्र राज्य का अलग अलग है, बाकी सिस्टम पूरा एक ही आपको मानना है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, अच्छा एक तो ये वाला थोड़ा पीछे चलते हैं हम, ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है, अनुच्छेद 200 पर पूछता है, विधेयकों पर अनुमति। राज्य की विधानसभा विधानमंडल जब विधेयकों को पारित करता है, राज्यपाल उस पर अनुमति देता है, तो राज्यपाल अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो कुछ विधेयकों को वो सिग्नेचर नहीं करता, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेता है अनुच्छेद 201 के तहत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये एक नया पॉइंट था। और एक और नया पॉइंट फिर इसमें आता है, अनुच्छेद 213, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल को यह शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है, ठीक है। बाकी पूरा सिस्टम एक जैसा है। इसके बाद आते हैं फिर हम हाई कोर्ट पर। अभी वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालयों के लिए लिखा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय जो भी निर्णय सुनाते हैं उनके निर्णयों को लिखित में रखा जाता है। उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होगा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों का गठन करते हैं संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत। राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं एक कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश बनने की शर्तें इसमें लिखी गई हैं। उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना, यानी उच्चतम न्यायालय उसके लिए कुछ नियम बनाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवस्था पर निबंध लगाया गया है, उच्च न्यायालय से रिटायर होने के बाद कोई न्यायाधीश कौन सा काम नहीं कर सकता है, ये लिखा गया है। न्यायाधीशों के वेतन आदि ये कैसे दिए जाते हैं, न्यायाधीशों को सैलरी दी जाती है राज्य की संचित निधि से, जिस राज्य के उच्च न्यायालय में वो काम करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन देती है भारत सरकार भारतीय संचित निधि से। एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कैसे होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे होगी, उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है, तो देन राष्ट्रपति एक्टिंग चीफ जस्टिस में बनाते हैं। अपर न्यायाधीश कैसे बनाए जाते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैसे बैठाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमने डिस्कस किया, वही आ जाएगा। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्या रहेगी, रिट हाई कोर्ट रिट निकालता है अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट जो भी जिला स्तर के न्यायालय होते हैं उनका सुपरिंटेंडिंग का काम ये करता है। फिर सेम है, उच्च न्यायालय के अधिकारियों के वेतन भत्ते सुविधाएं खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, और इनकी अधिकारिता का विस्तार संघ राज्य क्षेत्रों पर होता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों के लिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 राज्यों के लिए, मुंबई जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र के लिए, गोवा दादरा नगर हवेली दमन दीव इनके लिए काम करता है। अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट जो जिला स्तर पर काम करते हैं अनुच्छेद 233 के अनुसार। अधीनस्थ न्यायालय का जिला न्यायालय का अध्यक्ष डीजे डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। जिला न्यायाधीश नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल इसके लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करते हैं और राज्यपाल इस पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये अधीनस्थ न्यायालय के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 7 अब भारत के संविधान में लागू नहीं होता है, यानी अब इसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 238 था, तो संविधान में भाग 7 नहीं है, क्योंकि इसमें ABCD श्रेणी के राज्य थे, अब उनको समाप्त कर दिया गया है और एक ही प्रकार के राज्य बना दिए गए। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कहता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से 42 तक आते हैं। अनुच्छेद 239 में लिखा गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चला जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति इसके लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 239 का संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन, यानी दिल्ली पौंडीचेरी जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके लिए विधानमंडल विधानसभा बना दी, मंत्री परिषद बना दी, मुख्यमंत्री हैं,
ये बनाए गए अनुच्छेद 239 का के तहत। 239 डबल का दिल्ली के संबंध में विशेष प्रबंध, यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नाम दिया गया है। 239 का ख, अगर इन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभाएं हैं, सरकारें हैं, अगर सरकार फेल होती है तो संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, तो वहां पर एलजी के द्वारा शासन किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, तो उसको राष्ट्रपति शासन ना कह करके एलजी का शासन कहा जाता है। 239 ख, अध्यादेश जारी करने की प्रशासकीय शक्ति, तो अध्यादेश प्रशासक कैसे जारी करता है, नियम लिखे गए। 240 में लिखा गया है राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकता है। और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय बनाने का प्रावधान 241 में किया गया। अभी तक केवल दिल्ली के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया गया है, बाकी किसी के लिए नहीं बनाया गया। बाकी केंद्र शासित प्रदेश किसी न किसी राज्य के अधीन काम करते हैं, ठीक है। संविधान के भाग 9 में पंचायत आती है, ठीक है। पंचायतों के लिए एक ही आर्टिकल अनुच्छेद 243। तो आपको पता है कि पंचायत शब्द का मतलब होता है 3 स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। तो अनुच्छेद 243 के उपभाग हैं बहुत सारे, तो वो आपको पढ़ने किस किस में क्या लिखा गया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज काम कर रहा है 2 अक्टूबर 1959 से, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ये 73वां संविधान संशोधन पास किया था। अब देखो ये सब पढ़ना है आपको। 243 का में ग्राम सभा क्या होती है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी गांव के व्यक्तियों को ग्राम सभा कहा जाता है। तो ग्राम सभा से ग्राम पंचायत कैसे बनती है, ग्राम सभा के लोग हर 5 साल पर वोट डालते हैं, उससे पंचायत बनती है। पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच, फिर उसके साथ कोई वार्ड पंच बनाए जाते हैं। पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, SC ST OBC को महिलाओं का आरक्षण कैसे दिया जाएगा, पंचायतों की अवधि कितनी होती है 5 साल, पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ ना 243 का, पंचायतों के लिए निर्वाचन यानी राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाग 9 का आता है नगर पालिकाओं के लिए। तो जब भी नगर पालिका शब्द आए तो आपको क्या समझना है, तीनों स्तर, निचले स्तर पर नगर पालिका, इसके ऊपर नगर परिषद, ऊपर ही ऊपर नगर निगम। नगर पालिकाओं का गठन कैसे हुआ, नगर पालिकाओं की संरचना कैसे बनती है, वार्ड समिति कैसे बनाई जाती है, SC ST OBC का आरक्षण, नगर पालिकाओं की अवधि 5 साल, नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए, नगर निगम सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये सब इसमें लिखा गया है। जीके के हिसाब से इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको। IAS जैसा एग्जाम देना हो तो वहां जरूरत पड़ेगी, उसके लिए फिर आप मेरे और वीडियो को सुन लेना। भाग 9 खा में सहकारी समितियों के बारे में लिखा गया है। सहकारी समितियां मूल संविधान में नहीं थी, 97 में संविधान संशोधन द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया है। इसके बाद आता है भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 244 से कहता है कि भारत के जिन राज्यों में जनजातियां शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, उनके प्रशासन के लिए जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र बनाए जाते हैं। 10 राज्य ऐसे हैं भारत में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। अनुच्छेद 244 का ये कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य जहां जनजातियां रहती हैं, उनके लिए जनजाति क्षेत्र बनाए जाएंगे और उसका शासन राष्ट्रपति द्वारा किस तरीके से चलाया जाता है, ठीक है। इसके लिए 2 आर्टिकल हैं, तो आप इसको ध्यान रख लेना। भाग 11 था संविधान का, संघ और राज्यों के बीच यानी केंद्र राज्य सरकार के विधायी संबंधों की बात करता है। अनुच्छेद 245 से 255 तक है। तो इसमें बताया गया है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार कहां तक होगा। तो संसद कहां कानून बना सकती है, संघ सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर और संवर्धित सूची के विषयों पर। राज्य सरकार कानून कहां बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर और संवर्धित सूची पर। तो सूची के अनुसार जो आप कानून बनाओगे उसका विस्तार हो जाएगा। विषय वस्तु क्या होगी, कौन से मामले में कानून बनाना चाहते हो, तो ये सब इसमें लिखा गया है। न्यायालयों की स्थापना करने की संसद की शक्ति क्या रहेगी, अनुच्छेद 248 इंपोर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची में नहीं है, वे लोकसभा को दी गई हैं, राइट। अनुच्छेद 249 राज्य सूची का कोई विषय है तो राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, यानी राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। 250 में लिखा गया है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो रखा है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति लागू हो जाती है, ठीक है।
फिर 252 कहता है अनुच्छेद की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से संसद कोई कानून बना सकती है। 253 अनुच्छेद कहता है कि भारत सरकार ने कोई किसी देश के साथ, विदेशी राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध किया है, अंतर्राष्ट्रीय संधि की है, देन उसके लिए कानून बनाया जा सकता है, पूरे देश में उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के पॉइंट्स इसमें आएंगे। इस आएगा संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में आएंगे। प्रशासन का संबंध बताया गया है भाई केंद्र सरकार कहाँ प्रशासन करती है और राज्य सरकारें कैसे प्रशासन करती हैं, दोनों के प्रशासन के नियम क्या हैं, तो इस तरीके से लिखा गया है। जीके के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर देख लेना आप लास्ट वाला अनुच्छेद 262, यानी नदियों के पानी को लेकर के राज्यों के बीच में विवाद होता है तो उस मामले में संसद को शक्ति दी गई है नदी जल विवादों को सॉल्व करने के लिए। अनुच्छेद 263 बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर-स्टेट काउंसिल, यानी भारत का राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद बनाता है और जब ये परिषद बन जाती है तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राइट, इसके बाद आता है संविधान का भाग 12 है वित्तीय संबंध केंद्र राज्य के बीच में, अनुच्छेद 264 से 300 तक आते हैं। निर्वचन, बहुत सारे शब्दों का इंटरप्रिटेशन निर्वचन किया गया है, जैसे कर क्या होता है और प्रशुल्क क्या होता है। अनुच्छेद 265 में लिखा गया है कि विधि के अधिकार के बिना केंद्र राज्य की सरकार अपनी जनता पर कोई कर नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 266 में लिखा गया है कि भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखा, यानी भारत सरकार की अपनी संचित निधि है, राज्य सरकार की अपनी संचित निधि है, भारत सरकार का अपना लोक लेखा, राज्य का अपना लोक लेखा है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में लिखा गया है, यानी भारत सरकार की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन काम करती है, राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधीन काम करती है। इस तरह के पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण कैसे होगा उसको आप पढ़ लेना। अनुच्छेद 268 में बताया गया है कि भाई कौन से कर हैं संघ सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, लेकिन उन करों को राज्य सरकार कलेक्ट करेगी, फिर उस पैसों को कैसे बांटा जाएगा, इस तरह के पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जीके के अकॉर्डिंग। इसमें अनुच्छेद 280 जरूर पढ़ना है, वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, एक वित्त आयोग गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के अधीन। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। और वित्त आयोग का कार्य क्या है, केंद्र राज्यों के बीच में कर और राजस्व के बंटवारे के लिए मापदंड बनाना, नियम बनाना, यानी केंद्र सरकार से जो पैसा है राज्यों को कैसे बांटा जाएगा उसके लिए नियम बनाता है। 281 में सिफारिश करता है कई प्रकार की राज्यों को अनुदान देना है, राज्यों को ऋण देना है। फिर विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपबंध इसमें किए गए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उधार लेना इंपॉर्टेंट है। 292 अनुच्छेद में भारत सरकार कहां कहां उधार ले सकती है, देश के भीतर कहीं से उधार ले सकती है और देश के बाहर यानी विदेशों से कर्जा ले सकती है। लेकिन 293 में लिखाया हुआ है कि राज्य की सरकारें उधार ले सकती हैं केवल देश के भीतर से, विदेशों से राज्यों की सरकारें सीधे तौर पर उधार नहीं ले सकती, भारत सरकार की गारंटी पर ही उनको उधार दिया जा सकता है। संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं, बाद ये सामान्य एग्जाम के लिए नहीं है, तो इनको एक बार देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, इनको छोड़ भी सकते हो, जरूरत नहीं है इसकी। भाग 13 में लिखा गया है कि भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 301 से 307 तक इसको परिभाषित किया गया है कि भारत के सभी राज्यों के बीच में सभी राज्य सरकारें व्यापारी व्यापार कर सकते हैं, यानी राजस्थान के व्यापारी उत्तर प्रदेश में व्यापार कर सकते हैं, इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। फिर बताया गया कि रोक कौन सी सीमा में लगाई जा सकती है, 302 में संसद कैसे लगा सकती है रोक, राज्य कैसे रोक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के नियम इसमें बनाए गए हैं। भाग 14 में आता है सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो अनुच्छेद 309 से लेकर के और 311 तक तो बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सेवा में जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उनको किस तरीके से संविधान प्रोटेक्शन देता है, यानी उन अधिकारी कर्मचारियों को हम मनमाने तरीके से बर्खास्त नहीं कर सकते। अनुच्छेद 312 बताता है अखिल भारतीय सेवाएं, तो ऐसी सेवाएं जो केंद्र राज्य सरकार दोनों के अधीन काम करती हैं उनको अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 अखिल भारतीय सेवाएं भारत में अभी तक बनाई गई है। अनुच्छेद 315 बताता है लोक सेवा आयोग के बारे में, राइट। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों अनुच्छेद 315 में आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में एक चेयरमैन, 10 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु के लिए की जाती है।
और फिर इसके संबंध में बहुत डिटेल में प्रावधान बनाए गए हैं। सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, इनका कार्यकाल क्या रहेगा, सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, फिर कर्मचारी और के बारे में सेवा शर्तें क्या होगी, राष्ट्रपति नियम बनाएगा इसके लिए, फिर इनके कार्य क्या हैं, इनके अधिकारों को कैसे बढ़ाया जाएगा, लोक सेवा आयोग का 1 साल में जो खर्च आएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, लोक सेवा आयोग कैसे रिपोर्ट देंगे। तो देन अनुच्छेद 323 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग हर साल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। भाग 14 का अधिकरण के बारे में कहता है ट्रिब्यूनल, ये संविधान में नहीं था, 42 में संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया है। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण बनाए गए, कैट, अन्य विषयों के लिए अधिकरण 323 का में बनाए गए। भाग 15 निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 आता है। 324 में लिखा गया है भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नहीं तो भारत का एक निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, संविधान लागू होने से एक दिन पहले ही इसको बना दिया गया था। तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव कराता है और इसके अलावा अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी व्यक्ति को इन आधारों पर वोट देने से रोका नहीं जा सकता। और अनुच्छेद 326 में लिखा गया है कि वरिष्ठ मताधिकार पर वोट देने का अधिकार आपको दिया जाता है और ये कानूनी अधिकार है, वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, कानून बनाकर के सरकार ने दिया है और ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा हुआ है। भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 आते हैं। 330 में कहा गया है कि लोकसभा में SC ST के लिए सीट आरक्षण कैसे होंगी। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए रिजर्वेशन कैसे होगा। 332 राज्यों की विधानसभा में SC ST सदस्यों के लिए आरक्षण कैसे दिया जाएगा। 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों को रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 338 इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में आता है। पहले अनुसूचित जनजाति आयोग भी इसी में था, लेकिन अब इसको इससे अलग कर दिया है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान इसमें किया गया। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के बारे में प्रावधान करता है, ओबीसी बस टर्म क्या है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति शब्द का उल्लेख करता है, लेकिन परिभाषित नहीं करता SC का मतलब क्या है, ST का मतलब क्या है, इसको आगे कमीशन के द्वारा बताया गया है। भाग 17 में राजभाषाएं आती हैं 343 से 351 तक। ठीक है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ऐसी भाषाएं जिनमें सरकारी कामकाज किया जाता है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी है और सहायक भाषा अंग्रेजी है, ऐसा लिखा गया है, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 344 में राजभाषा के संबंध में लिखा गया है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग बनाएंगे, समय समय पर बनाते हैं। अनुच्छेद 345 में लिखा गया है राज्य की राजभाषाएं या प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज। तो 22 भाषाओं को राज्य की राजभाषाएं बनाया गया है और 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं वो अनुच्छेद 345 के अंतर्गत आती है। 340 में बताया गया है कि भाई दो राज्यों के बीच में पत्राचार की भाषा कौन सी होगी, राज्यों केंद्र सरकार के बीच में कम्युनिकेशन पत्राचार की भाषा कौन सी होगी। 347 फिर कुछ कहता है, 348 कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य करने की भाषा हमेशा अंग्रेजी भाषा रहेगी। 349 में कुछ प्रावधान किया गया है। 350 समस्या निवारण के लिए भाषा कहता है। 350 का और 350 का ये बाद में जोड़े गए 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बताता है कि इस व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाएगी और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार को समय समय पर काम करना होगा, निर्देश जारी करने होंगे। भाग 18 का नाम है आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध आते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लगाए जाते हैं। 352 के तहत आपात की घोषणा की जाती है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय सबसे पहली बार, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, तीसरी बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। राइट। अनुच्छेद 353 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसका प्रभाव कैसे कैसे रहेगा, यानी हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा, राज्य पर उसका क्या प्रभाव होगा। 354 कहता है कि जब आपात की घोषणा लागू है तब
केंद्र राज्य के बीच में राजस्व धन का बंटवारा कुछ समय के लिए रुक जाएगा, वो लागू नहीं होगा। 355 आर्टिकल कहता है कि आप बाह्य आक्रमण आंतरिक शांति के समय राज्य की सुरक्षा करने का संघ सरकार का केंद्र सरकार का कर्तव्य है। 356 कहता है कि अगर राज्य की सरकारें सही तरीके से काम नहीं करती हैं, वहां पर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तो राष्ट्रपति वहां मुख्यमंत्रियों की सरकार को बर्खास्त करते हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो अभी तक भारत में 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्यों में लगाया जा चुका है। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1951 में पेप्सू राज्य में, ठीक है। 357 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है तो देन विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, यानी राष्ट्रपति करेंगे। 358 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन रहेगा, यानी कौन कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। अनुच्छेद 359 कहता है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन कैसे होता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, तो तीसरा आपातकाल वित्तीय आपातकाल होता है, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगर कभी लगाया गया तब इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी अधिकारी आईएएस आईपीएस के वेतन में कटौती की जाएगी। कितनी कटौती की जाएगी ये उसी समय तय होगा, और कब तक कटौती की जाएगी, जब तक कि भारत की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हो जाती, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो, ठीक है। फिर भाग 19 आता है, प्रकीर्ण का मतलब होता है विशेष प्रावधान जो कहीं और नहीं है, मिसलेनियस। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल का संरक्षण दिया गया है, राज प्रमुख शब्द से हटा दिया है, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की सिविल कार्रवाई या दीवानी कार्रवाई या फिर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। 361 का बाद में जोड़ा गया है, संसद, राज्य, विधानमंडलों में जो कार्रवाई होती है उसको कोई आदमी, मीडिया वाला प्राइवेट तरीके से पब्लिश नहीं कर सकता बिना अनुमति के, ठीक है। लाभ के पद के बारे में लिखा गया 361 खा में, इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। 363 का देशी राज्य यानी जो रियासतें थी उनको समाप्त किया गया था, तो उनके बारे में लिखा गया भाई कैसे उनको समाप्त किया गया, उनको कैसे भुगतान किया गया था। महापत्तनम विमान चित्रों के बारे में विशेष उपबंध राष्ट्रपति बनाते हैं। और 365 में लिखा गया है कि भाई केंद्र सरकार संघ सरकार के निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी राज्यों की है, अगर राज्य नहीं मानते निर्देशों को तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कई शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ शब्दों का निर्वचन किया गया है, ठीक है। भाग 20 में संविधान का संशोधन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है कि हमें भारत के संविधान में कैसे संशोधन करना है। तो एक ही अनुच्छेद आता 368 जो भारत के संविधान में संशोधन करने की तरीका बताता है। संविधान में 3 तरीके से संशोधन हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति से, ठीक है। 100 से ज्यादा संशोधन संविधान में अभी तक किए जा चुके हैं। भाग 21 का नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन विषय उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक भाग 21 लागू होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आईएएस एग्जाम देना हो तो आप इनको एक बार याद कर लेना। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता था, अब इसको निष्प्रभावी बना दिया गया है। 371 महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के बारे में विशेष उपबंध करता था, तो ऐसे अन्य राज्यों के बारे में सब लिखा गया है, क्योंकि ये राज्य जब उसमें बनाए गए थे तो उन राज्यों की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी तो उनको इसमें लिख करके विशेष उपबंध किए गए उनके लिए। संविधान का भाग 22 लास्ट भाग है, इसमें अनुच्छेद 393, 394, 395 आते हैं, ठीक है। 393 में संक्षिप्त नाम, इसका अर्थ है हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान, राइट। 394 इसमें लिखा हुआ है संविधान का प्रारंभ, इसका अर्थ है 26 जनवरी 1950 को संविधान का प्रारंभ हुआ, यानी संविधान लागू हुआ, संविधान का क्रियान्वयन हुआ। 394 का ये बाद में जोड़ा गया है, इसमें लिखा हुआ है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, यानी भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति जो संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है उसका सटीक प्रामाणिक हिंदी भाषा में अनुवाद करा सकते हैं। किसी भी अंग्रेजी भाषा की कार्यवाही का राष्ट्रपति को हिंदी भाषा में अनुवाद कराने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 395 लास्ट अनुच्छेद हुआ संविधान का, 395 ही थे मूल संविधान में, याद आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है निरसन, निरसन का मतलब है निरस्त करना, हटाना, समाप्त करना, रिपील इंग्लिश में। तो 395 क्या कह रहा है कि जब भारत का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन किस किस का निरसन किया गया, निरस्त किया गया है।
भारत शासन अधिनियम 1935 का, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, तो कुछ ऐसे कानून थे जिनको हटा दिया गया है। ठीक है, ये है भारत के संविधान के 395 अनुच्छेदों को याद करने का एक सही तरीका। तो मोटा मोटा आप भाग 22 के अनुसार एक लिस्ट बना लेंगे कि इस भाग में यहां से यहां तक अनुच्छेद आते हैं, पर उस तरीके से उनको आप याद करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को बार बार आप सुन सकते हैं। ये पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट नरेश आईएएस एकेडमी और मेरे टेलीग्राम चैनल नरेश आईएएस एकेडमी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार की आपकी क्वेरी जो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और जिनको राजस्थान का एग्जाम देना है, तो अंग्रेजी भाषा में राजस्थान का पूरा जीके जीएस मैंने यूट्यूब पर डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।